नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करने वाले हैं आज क्लीन साइंस लिमिटेड के ऊपर। क्लीन साइंस के ऊपर आज से पहले भी हमने बहुत सारी बातें करी है। अब इसके Q4 के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। एक बार फिर से अपडेट लेते हैं आज की सिचुएशन में क्या व्यू बनता है। क्या स्टॉक अब तेजी में जाने को तैयार है या अभी भी कंसोलिडेशन करेगा या फिर अभी और डाउन साइड जाएगा। जैसे कि मार्केट में बातें चल रही है, क्या ये 1000 के भी नीचे जा सकता है, क्या ये और डाउन साइड दिखा सकता है या फिर ये 2000 पे आएगा। तो सारे चीज का डिस्कशन करेंगे, सारी पॉसिबिलिटीज को तलाशेंगे और आपको अगला वीडियो किस स्टॉक पे चाहिए उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरे पास क्लीन साइंस के बहुत से रिक्वेस्ट थे तो इसका नंबर लगा है। अगला वीडियो वही होगा जिसपे आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे कमेंट बॉक्स में, जिसका नाम ज्यादा मिलेगा। साथ में जो भी डिस्कशन हो, अगर एडवाइजर है तो उसके साथ डिस्कस करिए और अगर एडवाइजर नहीं है तो अपने बुद्धि विवेक से काम लेना ना भूलें। यहां बात करते हैं क्लीन साइंस की। टेक्निकल देखने के अलावा इसके फंडामेंटल का भी कंप्लीट एनालिसिस हमें करना होगा। टेक्निकल पे ये चीज हमें ध्यान रखनी कि स्टॉक अपने हाई से लगभग 55% जो है वो टूट चुका है। ये अपने हाई से 55% टूट चुका है। यहां पर बीच में हमारा व्यू ये था, मेरा पर्सनल व्यू था कि 1540 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो फिर यहां से तेजी बननी चाहिए थी। अगर तेजी बननी है, अगर नहीं बननी तो वो डेफिनेटली वापस नीचे आके इस लेवल के नीचे आके काटेगा और वो काट चुका है। दैट मींस यहां पर अभी तेजी नहीं बननी थी और उसके बाद लगभग 2-3-4 महीने हो चुके हैं, स्टॉक टाइम पास करे जा रहा है। तो अब इसकी तेजी किस लेवल के ऊपर ज्यादा होगी, कहां पे कॉन्फिडेंस आएगा, अभी तक फिलहाल कोई कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा, वो सारा डिस्कशन करने से पहले एक बार चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस पे। बात कर लेते हैं कि फंडामेंटल्स क्या बोल रहे हैं। तो अगर हम बात करना चाहें यहाँ पे फंडामेंटल्स पे, तो सबसे पहले देखिए ये क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो है वो करती क्या है, हमें ये समझना होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, इट मैन्युफैक्चर फंक्शनली क्रिटिकल स्पेशलिटी केमिकल्स सच एज परफॉर्मेंस केमिकल। परफॉर्मेंस केमिकल क्या होते हैं, अगर आप नहीं जानते आप गूगल कर सकते हैं। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स, ये किस काम आते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके अलावा FMCG केमिकल्स, अब ये जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग इंडस्ट्री में काम आते हैं। परफॉर्मेंस केमिकल आप मान लीजिए एग्रो केमिकल में काम आ जाए और FMCG केमिकल आपके डेली रोजमर्रा की चीजें होती है उनमें काम आते हैं और फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो फार्मा में काम आते हैं। आइए इसको समझने के अलावा आगे बात करते हैं यहां पर कि इनका यूज क्या होता है। अगर आप इसका यूज देखना चाहें तो इनके यहां पे आपको यूज भी मिल जाते हैं, जैसे कि यहां पे परफॉर्मेंस केमिकल किस इंडस्ट्री में कितने यूज आ रहे हैं वो सारा डिफरेंशिएशन यहां पे किया हुआ है और सब कुछ बताया हुआ है कि वो किस चीज के लिए यूज आ रहा है। ऐसे ही अगर हम देखना चाहें फार्मा के इंग्रेडिएंट, तो फार्मा एंड एग्रो इंटरमीडिएट्स है वो कहां यूज आते हैं आप देख सकते हो। अगर आप इनकी डिटेल चाहते हैं कंपनी की वेबसाइट पे सारी डिटेल है। FMCG के जो केमिकल्स हैं वो कौन से केमिकल्स हैं, उस केमिकल का नाम ये है, ये केमिकल्स है और ये कहाँ यूज होते हैं वो सारा लिखा हुआ है। सारी डिटेल अगर आप पढ़ना चाहें आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। मैं इतना इनडेप्थ एनालिसिस नहीं कर रहा क्योंकि इतना इनडेप्थ बताने लगे तो शायद 1-2 हफ्ते भी कम पड़ जाए पूरी कंपनी का एनालिसिस करने के लिए और रिपोर्ट कार्ड देने में। आगे बात करते हैं यहां पर कंपनी की रेवेन्यू कहां से कितनी आती है वो समझ लीजिए। तो अगर हम यहां पे देखना चाहें तो हमें पता चलेगा FY24 का डाटा है। रेवेन्यू इंडिया से 36% आ रही है। अब ये रेवेन्यू लास्ट ईयर FY23 में 28% आ रही थी इंडिया से। अगर उसी को हम देखना चाहें 17% रेवेन्यू जो है वो यहां पे अमेरिका से आ रही है और लास्ट ईयर ये 16% के आसपास की रेवेन्यू थी। अगर इसी को आप चाइना से कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 22% इस साल की रेवेन्यू आई है चाइना से, जो कि लास्ट ईयर 35% थी। और अगर आप यहां देखना चाहें यूरोप से और रो से तो आपको आइडिया अलग ही लगेगा। यहां पर चाइना से जो है वो कम हुआ है। यूरोप का अगर आप बिजनेस देखना चाहें तो वो 16% था, वो भी 40% हुआ। इंडिया का बिजनेस सबसे अच्छा बड़ा है। तो ये डाटा है जो हमें पता होने चाहिए कंपनी कहां से पैसा कमा रही है। चाइना से इसकी सेल्स जो है या फिर आप कह सकते हो अर्निंग जो है वो घटी है। अगर आप यहां पे समझना चाहें रिवेन्यू मिक्स किस सेगमेंट से कितनी आ रही है तो भी आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। तो परफॉर्मेंस केमिकल्स जो है वो उन्होंने इस साल 67% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट किया है और लास्ट ईयर ये 70% थे। तो 3% रेवेन्यू में कम कंट्रीब्यूशन हुआ है परफॉर्मेंस केमिकल्स के थ्रू। और अगर बात कर ले यहां पर हम लोग फार्मा एंड एग्रो इंटरमीडिएट्स की, तो उनकी रेवेन्यू इस साल 19% है, जो लास्ट ईयर भी 19% रेवेन्यू यहीं से आ रही थी। अब जो यहाँ पे 2-3% कम हुआ है वो कहाँ शिफ्ट हुआ है, वो शिफ्ट हुआ है FMCG केमिकल्स में, जो लास्ट ईयर 11% था और इस साल वो 13% के लगभग जा चुका है। तो ये बेसिक लेवल डाटा है जो आपको और मुझे पता होना चाहिए कंपनी पैसे कैसे कमा रही है। अगर आगे बात करते हैं यहाँ पर, तो अब हम देखते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे रहे। तो अगर आप ध्यान से देखना चाहें तो देखिए सबसे अच्छा क्वार्टर रिजल्ट ये था Q2 FY23। यहां पर कंपनी ने सबसे गजब जो सेल्स है 248 करोड़ की वो पोस्ट की थी। उसके बाद 237 करोड़ आया और अब 225 करोड़ के आसपास जो रीसेंट क्वार्टर है मार्च का 2024 का, वो डाटा हमारे पास अवेलेबल हुआ है। ये हमें इंफॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए। अगर आप देखना चाहें तो बीच में इस कंपनी की सेल्स टूटी थी जो वापस से थोड़ी सी बढ़ के हमें दिखती हुई नजर आ रही है। अगर उसके अलावा हम इबिटा देखना चाहें तो इबिटा को देखिए, ये इबिटा की लाइन है, इबिटा परसेंटेज, वो देखिए कितना आ रहा है पिछले 3 क्वार्टर से, आपको आइडिया लग जाएगा। जो बीच में गिर गया था और उससे पहले बीच में 49% तक इबिटा यहाँ पे शिफ्ट हुआ था। तो ये आपको सारी इंफॉर्मेशन है जो मिल जाती है कंपनी की वेबसाइट से भी।
आगे बात करते हैं इस कंपनी की ओवरऑल जर्नी कैसे रही है, वो अगर समझना चाहें तो हमें ये देखना होगा। ये देखिए कंपनी किस तरीके से आगे बढ़ रही है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं देख रहा हूँ वो पिछले 3 साल के डेवलपमेंट्स देख रहा हूँ कि कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है कि नहीं कर रही है। तो आई एम गेटिंग क्लियर कट व्यू कि कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, कंपनी का विजन थोड़ा अलग है, एक्सपेंशन के प्लान तो इनके पास है। अब उनको जमीन पे उतार पाती या नहीं उतार पाती वो मैटर करता है। अगर मान लो उतार पाती है तो FII-DI की तरफ से बाय आएगी, या फिर आप ऐसा समझ लो बिग प्लेयर्स की तरफ से बाय आएगी। FII-DI को हटाओ, अब ये में पता चलेगा उनकी तरफ से बाय आएगी तो हम उस चीज को चार्ट पे कैच कर सकते हैं, क्योंकि जमीन पे क्या हो रहा है आपको और मुझे कोई नहीं बताएगा, और जब तक हमें पता चलेगा तब तक शेयर ऊपर जा चुका होता है या फिर प्राइस में काम हो चुका होता है। ये हमें पता होना चाहिए। आगे देखते हैं यहां पर बेसिक लेवल फंडामेंटल्स में, तो 14,000 करोड़ की कंपनी है, टोटल मार्केट कैप 60 के आसपास का पी है, जो कि नो डाउट थोड़ा एक्सपेंसिव है। लुकिंग एट द ROC एंड ROE ये एक्सपेंसिव नजर आता है। प्रमोटर्स की होल्डिंग काफी गजब मानी जाएगी, बढ़िया मानी जाएगी। यहाँ पे अनप्लेज है प्रमोटर की पूरी होल्डिंग, दैट्स गुड। प्रॉफिट की ग्रोथ माइनस में 17% आई है। क्या यही तो रीजन नहीं कि शेयर की कुटाई ऑलरेडी हो रही है। आगे बात करते हैं, फ्री कैश फ्लो कंपनी का अच्छा है, EPS कंपनी का ठीक ठाक कहा जाएगा, हम खराब नहीं कह सकते। मार्केट कैप टू सेल्स 18 टाइम्स है, जो कि नो डाउट कंपनी के ओवर वैल्यूएशन की निशानी देती है। 18 टाइम्स आप अपनी मार्केट कैप टू सेल्स पे ट्रेड कर रहे हो तो नो डाउट आप बहुत ओवर वैल्यूड हो चुके हो। अगर आप यहां पे भी देखोगे PEG रेशियो में तो ये भी ओवर वैल्यूएशन की तरफ ही इशारा करता है। इंडस्ट्री की PE के साथ कंपेयर करोगे तो यहां पे भी ओवर वैल्यूएशन का तड़का आ जाता है, बट हम लोग जो है इन डाटा में घुसे रह जाते हैं और बड़े प्लेयर्स को कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन पता होती है, उसकी वजह से शेयर में तेजी आ जाती है। तो हमें इन डाटा को देखना है, देखने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन इनको लेकर डिसीजन नहीं बनाना, सारी चीज मिक्स करके डिसीजन होगा, ये ध्यान में रखिएगा। आगे बात करते हैं, यहां पर हम इसको देखते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखेंगे तो अभी 228 करोड़ की सेल्स आई है, 70 करोड़ का प्रॉफिट है। लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो 217 करोड़ की सेल्स थी एंड प्रॉफिट वाज 81 करोड़। तो यहां से 10 करोड़ का प्रॉफिट कम हुआ है। क्यों हुआ है उसको समझो। उसका रीजन है ओपीएम 48 का 42% हो गया, तो डेफिनेटली कम आना ही था। भले ही आपकी सेल्स बढ़ जाए लेकिन आपका प्रॉफिट कम हो जाता है, ये हमें ध्यान रखना होगा। इसी को आप लास्ट कंपेयर करो 2022 से, तो 205 करोड़ की सेल्स थी, यहाँ पे 41% का ओपीएम था एंड प्रॉफिट 62 करोड़ था। अब आप एज ए इन्वेस्टर सोच के देखो, कोई कंपनी जो 2 साल पहले 205 करोड़ की सेल्स कर रही थी वो आज 228 करोड़ की सेल्स कर रही है, यानी 2 साल में ग्रोथ हुई है सिर्फ 10% की मार्च क्वार्टर के अंदर। तो वहां पर इन्वेस्टर्स का रुझान उस तरीके से बुलिश नहीं हो सकता, जो कि उसको दूसरे ऑप्शंस वहां पे मिल जाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि रीजन ये है कि कंपनी नहीं चल रही है। आगे और बात करते हैं, ईयरली P&L को भी अगर देखना चाहें तो नो डाउट कंपनी की सेल्स जो है वो अच्छी है, स्टडी है, बढ़िया जा रही थी। लेकिन अब आप पिछले 1 साल का डाटा देखिए, यहाँ पे कंपनी की सेल्स टूटी है, कंपनी के रेवेन्यू जो है वो घटी है। यहीं पे आप प्रॉफिट को देखना चाहें तो प्रॉफिट भी टूटा है, लगभग 20% के आसपास से प्रॉफिट गायब हो गया है। तो अगर आपका 20% प्रॉफिट गायब होगा तो आपको क्या लगता है शेयर प्राइस टूटेगा? नहीं, डेफिनेटली टूटेगा और टूट के नीचे भी आएगा। क्वेश्चन ये होता है कि यहां पर जब वो नीचे आया है तो हमारे लिए अट्रैक्टिव है या नहीं है, वो चार्ट पे डिस्कस होगा। ये क्लियर पिक्चर है जो आपको पता होनी चाहिए। लगातार आप बढ़ रहे थे और अब आपने पहली बार इतने साल में अगर गिरावट दी अपने प्रॉफिट में तो डेफिनेटली मार्केट आपकी कुटाई करेगा। आगे बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, तो प्रमोटर्स अच्छी होल्डिंग रखते हैं, FIIs के पास भी अच्छी होल्डिंग है, 5% के लगभग की होल्डिंग है, DIS भी इतनी रखते हैं और पब्लिक 14% की होल्डिंग, 2,79,000 शेयर होल्डर्स है एज पर 31 मार्च डाटा। ये क्लियर इंफॉर्मेशन है। प्रमोटर्स की यहाँ पे होल्डिंग, अगर आप में से बहुत से लोग कहेंगे सर प्रमोटर की होल्डिंग जो वो कम हो गई, एक्चुअली ये कंपल्सरी होता है। लिस्टिंग के 3 साल के अंदर प्रमोटर को अपनी होल्डिंग 75% से कम करनी होती है, तो इन्होंने 75% से कम करी, तो 75% से कम करने के लिए इनको अपनी होल्डिंग बेचनी पड़ती है। क्वेश्चन ये कि वो होल्डिंग गई किसके पास, तो वो होल्डिंग FIIs और DIS के पास ज्यादा गई है बजाय की पब्लिक के, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो वो चीज हमें अंदाजा लगानी है कि होल्डिंग कहाँ शिफ्ट हो रही है, और इन 3 प्लेयर के बीच में जो भी हो रहा है वो हम नहीं समझ सकते। हाँ, तुक्केबाजी हम पूरी कर सकते हैं, उसमें कोई उपाय नहीं है, वो बिंदास कर सकते हैं, बट मिलेगा उससे कुछ भी नहीं। आइए ये सारी बात करने के बाद अब चलते हैं चार्ट पे, क्लियर पिक्चर वहीं मिलेगी। सो लेट्स डू चार्ट पे चर्चा। तो अब हमारे सामने आ गया है क्लीन साइंस लिमिटेड का वीकली चार्ट। यहां पे ध्यान से देखिए, इस वीकली चार्ट पे कंपनी जो है वो एक बॉक्स के अंदर जो है वो ट्रेड कर रही थी। इस बॉक्स में एक ब्रेकआउट भी हुआ था और इस ब्रेकआउट में जान भी थी, लेकिन कंपनी का वो ब्रेकआउट फेल हुआ, किसी भी रीजन की वजह से हुआ हो। हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हुआ था, दैट मीन्स कंपनी को अपनी जर्नी डिले करनी है, और वैसा ही हो रहा है। जर्नी देखो उसकी डिले हो चुकी है, यहाँ पे कंपनी की जर्नी जो है वो उतनी फास्ट नहीं रही और अब टाइम पास ज्यादा हो रहा है। अब हम किस लेवल को इंपॉर्टेंट मानेंगे कि किस लेवल के ऊपर बड़ी तेजी आएगी, उसके लिए आप यहां पे सबसे पहले देखिए, अब जो रिसेंट का हमारा स्विंग लगा था, जहां से स्टॉक ने रिवर्सल लिया है, यहीं से सेलर एक्टिवेट हुए हैं 1625। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो फ्यूचर में रहने वाला होगा फॉर द क्लीन साइंस लिमिटेड। ये आप ध्यान में रखिए, क्लीन साइंस के लिए
यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार फिर से आपके सामने 1625 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला होगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये आपको नोट डाउन रखना है। और इसी तरीके से अगर हम ये ध्यान दें तो हमें पता चलेगा यही लेवल जो है वो पीछे भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्ट कर चुके हैं। तो यानी अब इसके ऊपर अगर आप निकलते हो तो ही हम कह सकते हैं कि क्लीन साइंस में बुलिश मोमेंटम आया है या तेजी बन रही है। तब तक तेजी है क्या? आंसर इज नो। तब तक मोमेंटम क्या है? हम इसको क्या कह सकते हैं? दैट इज जस्ट साइडवेज मोमेंटम। ये क्या मोमेंटम है? ये साइडवेज है। अगर कोई स्टॉक को बोल दे यहाँ पे बुलिश है, आंसर इज नो। कोई बोले बेरिश है, नहीं बेरिश भी नहीं है, साइडवेज हो रखा है अभी फिलहाल की डेट में। और अगर इसी के नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे लगभग 1260-1250 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है, ये एक सपोर्ट रेंज बनी हुई है। आप अभी भी देखिए स्टॉक जो है यहीं पे पॉज लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई इंडिकेशंस है कि आप इसको बल्क में बाय करके बैठ जाओ और यहाँ से कोई बहुत बड़ी तेजी आने वाली है, ऐसे इंडिकेशंस नहीं है, वो हमें मिलेगी यहाँ पर। तो आज की डेट में स्ट्रेटेजी क्या हो वो हमें समझनी है, तो तीनों चार्ट रिव्यू होंगे। वीकली चार्ट को हमें देख के इतना पता चल गया कि स्टॉक जो है वो अभी साइडवेज है, ये हमें पता चल गया। अभी हम स्ट्रेटेजी कुछ नहीं बना रहे, हमें सिर्फ इतना पता चला है कंपनी इज इन द साइडवेज ट्रेंड, और साइडवेज टू नेगेटिव भले ही कहते हो, बुलिश तो अभी नहीं हुई है। ये यहाँ पे बेस बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, बट उसके लिए क्या प्लानिंग हो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एक बार मंथली चार्ट पे। लुक एट दिस, दिस इज द मंथली चार्ट, ये भी हमें साफ साफ यहाँ पे नजर आ रहा है। अब अच्छी चीज क्या है, देखिए सबसे बढ़िया चीज क्या है कि ये जो भाव थे, मैं यहाँ पे आपके सामने लगाना चाहूंगा, जस्ट अ सेकंड। ये भाव जो है वो आए थे 2023 के स्टार्टिंग में। ये 2023 का स्टार्टिंग जो था उसके अंदर ये कंपनी ने बॉटम लगाया था। पिछले अगर आप 12-15 महीने से ध्यान से देखना चाहें तो स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। क्या कर रहा है? कंसोलिडेशन। ये कंसोलिडेशन कर रहा है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। कायदे से ये जो कंसोलिडेशन है इसके ऊपर मूव बनना चाहिए था, बट नहीं बना, तो वी शुड एक्सेप्ट द मार्केट जजमेंट। अब ये मूव जो होगा वो 1625 के ऊपर है। तो यहाँ पे हमें आइडिया लग जाता है कि स्टॉक जो है मंथली चार्ट पे भी साइडवेज है, और यहाँ पे नीचे की तरफ डिमांड जरूर क्रिएट हो रखी है, यहाँ पे एक डिमांड जोन जरूर क्रिएट है। यानी कि कुछ एक प्लेयर ऐसे हो सकते हैं आने वाले समय में जो कि स्टॉक को 1250-60 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट के साथ 1300-1350 की रेंज में बाय करते हुए नजर आ सकते हैं। बट रिमेंबर, ये ऐसे प्लेयर होंगे, ऐसे प्लेयर्स होते हैं ये लोग जो कि स्ट्रिक्टली इसको सपोर्ट बना के काम करेंगे, स्ट्रिक्ट सपोर्ट के साथ काम करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये सपोर्ट अब टूटता है तो फिर स्टॉक के लिए लंबे डाउन साइड के गेट भी खुल सकते हैं, उन्हें ये मालूम होगा, तो उसके लिए वो नीचे का रिस्क नहीं लेते। मेरे हिसाब से वो ऐसे प्लेयर्स हैं, वो 1300-1350 के रेंज में वेट कर सकते हैं, बट दे विल डेफिनेटली वेट फॉर स्ट्रिक्ट एसएल ऑफ दिस लेवल। उनको ये बिल्कुल ध्यान में है कि हमें इस लेवल के नीचे का रिस्क नहीं लेना। ये आप भी नोट डाउन करिए, ये बड़े प्लेयर्स का काम है जो कि एकदम रिस्की प्लेयर्स हैं, उनके काम का। लेकिन हमारे लिए भी स्ट्रेटेजी क्या हो उसकी बात हमने अभी नहीं करी। आगे देखिए, हम डेली चार्ट कन्वर्ट करते हैं। डेली चार्ट पे हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के साथ ही हमारे पास यहाँ पर डेली डाटा भी प्रेजेंट हो गया विद एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ हमने एक चीज और नोटिस कर ली है कि स्टॉक जो है यहाँ पे डेली चार्ट पे साइडवेज हो ही रहा है, जैसा कि हमें दिख रहा है। ये अभी तक अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे है, ऊपर देखो सस्टेन नहीं कर पा रहा है, बढ़िया से सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो अब हम इसकी सस्टेनिंग को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि 1625 के ऊपर आए तो तेजी का मजा आप लेते जाए। अगर 1625 के नीचे है तब तक आप तेजी की उम्मीद ना करें तो बेटर होगा, दिस इज द रियलिटी। लेकिन ये कंपनी अच्छी है, तो अभी की डेट में इसमें स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है उसके ऊपर बात करते हैं। तो अगेन गो बैक टू वीकली चार्ट, यहां पर इसकी स्ट्रेटेजी को हम समझना चाहेंगे, आज की डेट में स्ट्रेटेजी क्या हो और मैं इस कंपनी में क्या कर सकता हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा। हम सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी में कोई ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। फॉर एग्जांपल, किसी ने भी यहां पर ऊपर से पैसा लगा रखा है, यहां से 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 कहीं से भी पैसा लगा रखा है, तो उसे क्या करना चाहिए? जस्ट टेक द फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स कैसे हैं? फंडामेंटल्स गुड, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, लेकिन कंपनी क्या है? ओवर वैल्यूड है या नहीं है? बिल्कुल है, इसे मैं तो मना नहीं कर सकता। एज पर फंडामेंटल रूल्स ये कंपनी ओवर वैल्यूड है। एज पर टेक्निकल्स कैसी है? टेक्निकल से कंपनी साइडवेज है, अभी क्या है? साइडवेज है। तो यहां पर किसी भी टाइप से बेचने का मतलब भी नहीं बनता, और ये भी नहीं बनता कि यहां पे बड़ी क्वांटिटी में भी फिर से बाय किया जाए, या मानो कोई एवरेज करना चाहता है तो वो एवरेज करे। मानो मेरा लिया हुआ होता है ये स्टॉक यहां से लगभग 2700 से एकदम टॉप से, और मुझे यहां मिल रहा है, तो क्या एवरेज करूं? आंसर इज नो। एवरेज वो होता है कि एक बार में और बाय किया, एवरेज अच्छा बिछा है, नो नहीं हो सकता। फंडामेंटली मुझे पता है कि कंपनी अच्छी है लेकिन ओवर वैल्यूड है, तो यहाँ पे एवरेज में एक बार में नहीं करने वाला। एक काम कर सकता हूँ,
पार्ट्स के अंदर मुझे लेना है तो डेफिनेटली मैं ऐड कर सकता हूं, ऐड इन पार्ट्स मैं कर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे मेक श्योर करना होगा ये पार्ट्स में ऐड करने के लिए कि टाइम वाइज अभी कंजम्पशन और टाइम और कंज्यूम करेगा ये स्टॉक, ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, इतनी जल्दी ऊपर आने वाला नहीं है। बिकॉज मोमेंटम जो बड़ा बनेगा वो 1625 के ऊपर है, तब तक मोमेंटम नहीं है, यानी इसके नीचे हम सिर्फ पार्ट्स में ऐड ही कर सकते हैं, ये ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनके लिए। अब सेम कंसेप्ट हमें अप्लाई करना है कि जो फ्रेश इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए क्या हो सकता है। सेम क्वेश्चन, फंडामेंटल्स कैसे हैं? भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या इतने अच्छे कि एक बार में पूरा बाय कर लिया जाए? क्या ऐसे इंडिकेशंस है कि अभी स्टॉक में तेजी बन रही है? टेक्निकल है ऐसे? नहीं है। तो फंडा और टेक्निकल दोनों ही ऐसी चीज नहीं बोल रहे, तो मैं यहां पे वो पैसा नहीं लगा सकता जो कि मैं एक बार में लगा के बैठ जाऊं। ये सिंपल सी बात हुई। पार्ट्स में लेने वालों को कोई तकलीफ नहीं है, बट ध्यान रखना टाइम लगेगा, कंपनी खराब नहीं है, टाइम लगेगा। 1250-60 के नीचे आया तो और अच्छा मौका होगा कंपनी के अच्छे वैल्यूएशंस पे कंपनी को एक्यूमुलेट करने का, लेकिन वो उसके काम का है जो पार्ट्स में लेना चाहता है। कोई ये सोच रहा है कि 1300 या 1350 की रेंज में इसको ऐड करके 1250-60 का इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस लगा के मैं क्यों ना इसमें काम कर लूं, क्या उसकी थिंकिंग गलत है? आंसर इज नो, उसकी थिंकिंग बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्ट्रिक्ट एसएल के साथ उसे जाना होगा, ये ध्यान रखना है। अब अपनी रिक्वायरमेंट हमें क्लियर करनी है कि हम किस रिक्वायरमेंट में हैं। मेरा डिस्क्लोजर मैं आपको बता देता हूं, मैं इस कंपनी में ऑलरेडी पैसे लगा के बैठा हूं। मेरी एवरेज कॉस्ट अब 1430 रुपए के आसपास है, ₹1430, और मैंने जितना लेना है उसका 60-70% ही अभी तक ऐड किया है। मैं और लेना चाहता हूं और ऐड करना चाहता हूं, अब नीचे आए तो, लेकिन अभी फिलहाल मैं ऐड नहीं कर रहा हूं। 1260 के नीचे जाएगा तब मैं सोचूंगा, या फिर स्टॉक मुझे कुछ वापस इंडिकेशंस दे तो मैं सोच सकता हूं। फिलहाल मैं इस पे नहीं सोच रहा हूं। 60-70% अभी भी होल्ड है, और ज्यादा इस क्वांटिटी को मैं अभी नहीं बढ़ा रहा हूं, और बहुत कम क्वांटिटी है। ऐसा नहीं है कि कोई मैंने 1000 शेयर्स ले रखे हैं, बहुत कम क्वांटिटी है, क्योंकि मुझे पता है कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा इस टाइप का है। जब तक चार्ट बुलिश नहीं होगा हमें कोई इंडिकेशंस आएंगे भी नहीं, जिस दिन चार्ट बुलिश होगा उस दिन देखा जाएगा। यहीं पे बात करते हैं कि कोई बात करना चाहे कि सर यहाँ पे कोई स्विंग ट्रेडिंग है क्या? आंसर इज नो, स्विंग नहीं है, सेफ स्विंग नहीं है, बट रिस्की जो है वो रिस्की स्विंग यहाँ पे है। वो कैसा है रिस्की स्विंग? वो यही वाला है, ये 1250-60 के वाला, ये रिस्की स्विंग है, बिल्कुल अवेलेबल है, लेकिन एकदम रिस्की है कि यहाँ से स्टॉक जो है वापस 1500 और 1625 तक जा सकता है। अभी 1350 के आसपास खड़ा है, 1250-60 इंपॉर्टेंट सपोर्ट, 1300-1350 की रेंज में एक स्विंग है, डेफिनेटली है। एक्यूमुलेट करने स्विंग करने वाले यहाँ पे इसको देख रहे होंगे। 1250-60 का उनका एसएल होगा, 1480-1500 उनका फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा, और 1600-1625 उनका सेकंड रेजिस्टेंस होगा। ये आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अपने एडवाइजर से बात करना अगर आप स्विंग करना चाहो तो। मैंने तो लर्निंग पर्पस के लिए आपको समझाया है कि ये संभावनाएं हैं, बिल्कुल है, और रिक्वायरमेंट हमें क्लियर करनी होगी, क्या रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं एक सेफ प्लेयर की, जिसे अभी तक कुछ भी नहीं पता क्लीन साइंस के बारे में। क्या उसके लिए इतना अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है क्लीन साइंस का आज की डेट में कि वो यहां पर कोई मतलब एक बड़ा पैसा लगा के बैठ जाए कॉन्फिडेंस के साथ में कि कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं? फंडामेंटल बेसिस पे तो अभी फिलहाल वो वैसा कुछ भी नजर नहीं आता। कंपनी अच्छी है, लेकिन इतने अट्रैक्टिव फंडामेंटल या वैल्यूएशंस नहीं है कि आप यहां पे एक बड़ा अमाउंट लगा के बैठे और ये सोचें कि यहां से कुछ मिल जाएगा। वो रिस्की होगा 1250-60 के साथ ही, ये मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको एनालिसिस समझ आई हो। किसी टाइप से कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं वेव एनालिसिस में आइए। वेव एनालिसिस ट्रेनिंग प्रोग्राम पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जहां एक समय में एक इंसान को सिखाता हूं। अगर आप सीखना चाहें इस नंबर पर संपर्क करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फीस रहती है 44,000, इस बात का ध्यान रखिए। मे बी इन योर बजट, मे बी आउट ऑफ योर बजट, सो दैट आपको दिक्कत ना हो। और साथ में बाकी जानकारी के लिए इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारे लिंक से अकाउंट खुला के भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ज़ेरोधा एंजल अपस्टॉक्स में डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, या फिर इस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए। और साथ में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं है, कनेक्ट हो जाइए। और चैनल से कनेक्ट होना चाहते हैं तो चैनल की डायमंड मेंबरशिप या एसटीपी चार्ट स्कैनर ज्वाइन करके भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।